चैप्टर 2 सेक्टर ऑफ इंडियन इकोनॉमी। इकोनॉमिक्स का चैप्टर 2 है, क्लास 10th। अब सेक्टर्स, 3 सेक्टर्स होते हैं इकोनॉमी के अंदर, 3 सेक्टर होते हैं, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टेरिटरी सेक्टर। इन सब के बारे में हमें इसके अंदर पढ़ना है। सबसे पहले पढ़ेंगे सेक्टर ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी। इकोनॉमिक एक्टिविटी को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, उन सेक्टर्स के बारे में। फिर इसमें पढ़ना है कंपेयरिंग द 3 सेक्टर्स। इन तीनों सेक्टर का कंपैरिजन करेंगे कि किस सेक्टर में क्या क्या होता है। प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टेरिटरी सेक्टर इन इंडिया। डिवीजन ऑफ सेक्टर एज ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड। फिर इनको हम देखेंगे कौन से ऑर्गेनाइज्ड और कौन से अनऑर्गेनाइज्ड हैं। इसके बाद सेक्टर इन टर्म ऑफ ऑनरशिप, पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर। फिर सेक्टर को ऑनरशिप के टर्म में पढ़ेंगे, जिसमें पब्लिक सेक्टर आता है और प्राइवेट सेक्टर आता है। तो ये है सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी। सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। द एक्टिविटी विच आर अंडरटेकन विद द ऑब्जेक्टिव टू अर्न मनी आर कॉल्ड इकोनॉमिक एक्टिविटीज। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ क्या होती हैं? जो एक्टिविटीज़ पैसे कमाने के लिए, मनी अर्न करने के लिए जो एक्टिविटीज़ की जाती हैं, उनको हम इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कहते हैं। सम ऑफ दीज एक्टिविटी प्रोड्यूस गुड्स एंड अदर प्रोड्यूस सर्विसेज। इसमें से कुछ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ जो हैं गुड्स प्रोड्यूस करती हैं, लाइक फार्मर्स वगैरह, ये प्रोडक्शन करते हैं, फिजिकल गुड प्रोड्यूस करते हैं। और कुछ एक्टिविटीज़ ऐसी होती है जिसमें सर्विस प्रोड्यूस की जाती हैं। ठीक है। एक्टिविटीज़ आर क्लासिफाइड इन वेरियस ग्रुप्स विच आर नोन एज सेक्टर। उनको अलग अलग ग्रुप में डिवाइड किया था, जिसको हम किसके नाम, सेक्टर के नाम से जानते हैं। मेजर सेक्टर ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ आर। अब मेजर सेक्टर जो हैं इसके 3 हैं। पहला है प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टेरिटरी सेक्टर, प्रोडक्शन के बेसिस पे अगर हम लेंगे तो। फिर दूसरा आता है ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। फिर तीसरा आता है पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर। तो ये है सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमिक्स। तो सबसे पहले प्राइमरी, सेकेंडरी और टेरिटरी सेक्टर के बारे में पढ़ेंगे। प्राइमरी सेक्टर क्या होता है? प्राइमरी सेक्टर जो होता है जिसमें डायरेक्ट नेचुरल प्रोडक्ट्स आते हैं, नेचर से रिलेटेड प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस किए जाते हैं, तो वो प्राइमरी सेक्टर होता है। दिस सेक्टर ऑफ इकोनॉमी इन्वॉल्व कन्वर्जन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज इनटू प्राइमरी प्रोडक्ट। नेचुरल रिसोर्सेज को प्राइमरी प्रोडक्ट में जहाँ कन्वर्ट करते हैं वो प्राइमरी सेक्टर होता है। दस दिस सेक्टर इज डायरेक्टली एसोसिएटेड विद नेचर। जो सीधा नेचर से लिंक्ड होता है। दिस इंक्लूड एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, फिशिंग, माइनिंग, एक्सट्रैक्शन ऑफ ऑयल एंड गैस। अब इसमें क्या क्या इंक्लूड होता है? एग्रीकल्चर, खेती करना, फॉरेस्ट्री, जंगल में पशुपालन वगैरह, फिशिंग, मछुआरे जिसमें आते हैं, माइनिंग मतलब जिसमें से कोल और क्रूड ऑयल निकाला जाता है, एक्सट्रैक्शन ऑफ ऑयल एंड गैसेज। ये सब क्या है? प्राइमरी सेक्टर्स के वर्क है। सिंस मोस्ट ऑफ द नेचुरल प्रोडक्ट आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम एग्रीकल्चर। ज़्यादातर जो नेचुरल प्रोडक्ट है कहाँ से ऑब्टेन करते हैं? एग्रीकल्चर, डेयरी, फिशिंग, फॉरेस्ट्री। 4 है, एग्रीकल्चर, डेयरी, फिशिंग। डेयरी में हमारा मिल्क वगैरह आता है, ठीक है, गाय भैंस वगैरह इसके अंदर सारी चीज़ें होती हैं। फिशिंग मछलियाँ, और फॉरेस्ट्री जंगल से जो लकड़ियाँ वगैरह आती हैं, ठीक है। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एग्रीकल्चरल एंड रिलेटेड सेक्टर। तो इसको हम एग्रीकल्चर से रिलेटेड सेक्टर भी कह सकते हैं। मेन सीधा एग्रीकल्चर से रिलेटेड है। सेकेंडरी सेक्टर में क्या होता है? जो प्राइमरी सेक्टर के प्रोडक्ट होते हैं उनको रिप्रोड्यूस किया जाता है, उनको दूसरे प्रोडक्ट्स में चेंज किया जाता है, तो वो सेकेंडरी सेक्टर होता है या प्रोडक्शन होता है। दिस सेक्टर कवर एक्टिविटी इन विच द नेचुरल प्रोडक्ट आर चेंज इनटू द अदर फॉर्म थ्रू मैन्युफैक्चरिंग। मैन्युफैक्चरिंग के थ्रू उनको अदर प्रोडक्ट में चेंज किया जाता है। जैसे फॉरेस्ट्री से जंगल से लकड़ियाँ मिली तो उसका फर्नीचर बना दिया, तो दैट इज इन सेकेंडरी सेक्टर। द मैन्युफैक्चरिंग में टेक प्लेस इन फैक्ट्री, वर्कशॉप और एट होम। अब जो मैन्युफैक्चरिंग है कहीं पर भी हो सकती है, फैक्ट्री में होती है, उसके लिए वर्कशॉप बनाई जा सकती है और घर पे भी कर सकते हैं। एग्जाम्पल आर यार्न एंड क्लोथ वीविंग फ्रॉम कॉटन फाइबर। कॉटन फाइबर से क्लोथ बनाए जाते हैं। शुगर और गुड फ्रॉम शुगर केन। शुगर केन से क्या निकलता है? शुगर निकलती है और गुड़ निकलता है। सिंस द डेवलपमेंट इन सेकेंडरी सेक्टर बिकम एसोसिएटेड विद डिफरेंट काइंड ऑफ इंडस्ट्रीज। अभी ज़्यादातर इंडस्ट्रीज से लिंक्ड होते हैं। इट इज़ कॉल्ड इंडस्ट्रियल सेक्टर। इसको इसीलिए सेकेंडरी सेक्टर को हम इंडस्ट्रियल सेक्टर भी कह सकते हैं। फिर आता है टेरिटरी सेक्टर। टेरिटरी सेक्टर के अंदर सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं। द एक्टिविटी दैट हेल्प इन डेवलपमेंट ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्टर आर कवर्ड इन टेरिटरी सेक्टर। जो प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर की हेल्प करता है उसको टेरिटरी सेक्टर कहते हैं। जैसे सेकेंडरी सेक्टर में प्रोडक्ट तो बना दिया, लेकिन उसकी सेल, परचेज वगैरह वो टेरिटरी सेक्टर के अंदर, सर्विस सेक्टर के अंदर आती है वो, ठीक है। दीज एक्टिविटी डू नॉट प्रोड्यूस गुड्स। इसमें गुड्स प्रोड्यूस नहीं किए जाते, बट दे प्रोवाइड और जनरेट सर्विसेज दैट सपोर्ट द प्रोडक्शन प्रोसेस। लेकिन वो सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं जिससे प्रोडक्शन प्रोसेस को सपोर्ट मिलता है, लाइक ट्रांसपोर्ट। अब जंगल से लकड़ी अगर फैक्ट्री तक लेके जानी है तो उसके लिए ट्रांसपोर्टेशन की ज़रूरत पड़ती है, किसी ना किसी जरूरत। फिर स्टोरेज। अब एक ही बार में तो सारा प्रोडक्शन हो नहीं जाता, या एक ही बार में तो बिक नहीं जाता, तो उसको स्टोर करने के लिए चाहिए होता है। कम्युनिकेशन, बैंकिंग, ये सारी सर्विसेज टेरिटरी सेक्टर की हैं। दस ऑल्सो नोन एज द सर्विसेज। इसलिए टेरिटरी सेक्टर को हम सर्विस सेक्टर भी कहते हैं। दिस सेक्टर ऑल्सो इंक्लूड सम एसेंशियल सर्विसेज प्रोवाइडेड
बाय द प्रोफेशनल्स। इसके अंदर कुछ अलग से सर्विसेज भी आती जो प्रोफेशनल्स देते हैं, लाइक डॉक्टर, लॉयर, टीचर, ठीक है। तो डॉक्टर, लॉयर, टीचर्स, बार्बर एक्सेट्रा। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सच एज सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री, इसमें इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी भी, आईटी भी आ जाता है, इसमें सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री आती है। इंटरनेट कैफ़े, एटीएम बूथ्स आर कॉल्ड एंड कॉल सेंटर्स, ठीक है। तो ये हो गया सर्विस सेक्टर, इनकी टेरिटरी सेक्टर। 3 सेक्टर हो गए, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर एंड टेरिटरी सेक्टर, ठीक है। कंपेयरिंग द 3 सेक्टर, तीनों सेक्टर को कंपेयर करते हैं। प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टेरिटरी सेक्टर आर कंपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ पीपल वर्किंग इन दैम, मतलब उनमें कौन से लोग काम कर रहे हैं उसके बेसिस पे इसको कंपेयर किया था। और अमाउंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस, और कितनी गुड्स और सर्विस ये प्रोड्यूस कर रहे हैं। गुड्स एंड सर्विसेज आर 2 टाइप्स, 2 तरह की गुड्स और सर्विसेज होती हैं। एक होता है फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज जिसको डायरेक्ट कंज्यूम किया जाता है, एक होता है इंटरमीडिएट गुड्स एंड सर्विसेज जिसको रिप्रोड्यूस किया जाता है, ठीक है, जिसका प्रोडक्शन फिट्स, मतलब जिससे दूसरे प्रोडक्ट बनाए जाते हैं, ठीक है, वो इंटरमीडिएट गुड्स एंड सर्विसेज होती हैं। अब फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज में क्या आता है, दोज गुड्स एंड सर्विसेज दैट आर डायरेक्टली कंज्यूम्ड बाय द कंज्यूमर आर नॉट मीन फॉर द फर्दर प्रोडक्शन और प्रोसेसिंग, दैट इज कॉल्ड फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है। लाइक फूड, ब्रेड, बटर, इनको डायरेक्टली कंज्यूम किया जाता है, ठीक है, इनसे और चीज़ें नहीं बनती हैं। इंटरमीडिएट गुड्स एंड सर्विसेज, दोज गुड्स एंड सर्विसेज दैट आर यूज फॉर फर्दर प्रोडक्शन। फॉर एग्जांपल फार्मर सेल व्हीट, उसने गेहूं बेचा तो उससे फ्लोर मिल ने क्या किया, उसको आटा बना दिया, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल फार्मर सेल व्हीट टू फ्लोर मिल एट ₹8 पर kg, फ्लोर मिल ग्रिंड द व्हीट एंड सेल अ बिस्किट कंपनी टू 10 पर kg। अब उसने व्हीट का आटा बनाया और उसको बिस्किट कंपनी को बेच दिया 10 पर kg में। बिस्किट कंपनी एड शुगर एंड ऑयल टू फ्लोर टू बेक 4 पैकेट ऑफ बिस्किट, उसने 4 पैकेट ऑफ बिस्किट बना दिया एंड सेल ₹60, 15 पर पैक, ठीक है। इन दिस एग्जाम्पल बिस्किट इज फाइनल गुड एंड फ्लोर, शुगर, ऑयल, सर्विस ऑफ फ्लोर मील आर सब इंटरमीडिएट हो गया, ठीक है। जो फाइनली कंज्यूम कर लिया वो तो बिस्किट है। अब कोई गुड इंटरमीडिएट गुड भी हो सकता है और फाइनल गुड भी हो सकता है, जैसे लाइक मिल्क। अगर मिल्क हाउस होल्ड में यूज़ किया, उसको डायरेक्टली कंज्यूम कर लिया गया तो वो फाइनल गुड है। लेकिन अगर वो मिल्क हलवाई के पास गया, उसने उसकी मिठाई बनाई, तो वो एक इंटरमीडिएट गुड है, ठीक है। तो उनके यूज़ पे डिपेंड करता है कि कौन सी गुड्स फाइनल गुड्स हैं और कौन सा इंटरमीडिएट। जो डायरेक्टली कंज्यूम किया जाता है वो फाइनल गुड्स होते हैं और जिनको फर्दर प्रोडक्शन के लिए यूज़ किया जाता है वो इंटरमीडिएट गुड्स होते हैं। तो ये डिफरेंस है दोनों में, ठीक है। अब आता है जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट ऑफ अ कंट्री इज द सम ऑफ द वैल्यू ऑफ फाइनल गुड एंड सर्विसेज प्रोड्यूस इन ऑल 3 सेक्टर इन अ पर्टिकुलर ईयर। हमारे तीनों सेक्टर में पूरे साल के अंदर जितना भी प्रोडक्शन होता है गुड्स एंड सर्विसेज का, उसको हम जीडीपी कहते हैं, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट कहते हैं। इट शोज टोटल प्रोडक्शन इन अ कंट्री, इससे पता चलता है कि पूरी टोटल प्रोडक्शन कंट्री के अंदर हो कितनी रही है। द टास्क ऑफ एस्टिमेटिंग जीडीपी इन इंडिया इज अंडरटेकन बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट मिनिस्ट्री, और ये काम जो है जीडीपी को मेजर करने का जो काम है वो सेंट्रल गवर्नमेंट मिनिस्ट्री करती है। सेंट्रल गवर्नमेंट मिनिस्ट्री जीडीपी को मेजर करने का काम करती है। फिर है हिस्टोरिकल चेंज इन सेक्टर, किस प्रकार के चेंजेस आए हैं। प्राइमरी सेक्टर वाज मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्टर इन इनिशियल स्टेज ऑफ डेवलपमेंट, बट डेवलपमेंट की सबसे स्टार्टिंग स्टेज क्या होती है, प्राइमरी सेक्टर। विद न्यू मेथड ऑफ फार्मिंग मोर फूड वाज प्रोड्यूस्ड, पीपल स्टार्ट वर्किंग इन द इंडस्ट्रीज एंड सेकेंडरी सेक्टर गेन्ड इंपॉर्टेंस। This led to start different services like transport, banking, health, education. At present, tertiary sector is most important in term of production and employment. तो ये इस तरह से चेंजेस कैसे आए। सबसे पहले प्राइमरी सेक्टर में नई नई टेक्नोलॉजी यूज़ करना शुरू कर दिया। फिर वो कुछ लोग चले गए सेकेंडरी सेक्टर के अंदर, वहाँ पर उन्होंने अपनी इंपॉर्टेंस गेन करने के लिए नई ट्रांसपोर्ट, बैंकिंग, अलग अलग सर्विसेज में चले गए। तो मेन जो होती है टेरिटरी सेक्टर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है किसी भी इकोनॉमी की डेवलपमेंट के लिए या एम्प्लॉयमेंट प्रोड्यूस करने के लिए। जो टेरिटरी सेक्टर है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट सेक्टर है इन टर्म ऑफ प्रोडक्शन एंड एम्प्लॉयमेंट। अब है प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टेरिटरी सेक्टर इन इंडिया। अब इनका इंडिया में क्या रोल है प्राइमरी सेक्टर और टेरिटरी सेक्टर का। टोटल जीडीपी इन इंडिया वॉज अबाउट 5 लाख करोड़ इन 1973-74। 1973-74 में टोटल जीडीपी जो इंडिया की थी वो 5 लाख करोड़ रुपीस थी, विद डोमिनेंस ऑफ प्राइमरी सेक्टर, जिसमें सबसे ज़्यादा योगदान जो था वो प्राइमरी सेक्टर का था। बट इन 2014 एंड 13-14 आफ्टर गैप ऑफ 40 ईयर, मतलब 40 ईयर्स के बाद जो जीडीपी थी वो 55 लाख करोड़ हो गई, 55 लाख करोड़ हो गई, जिसमें सबसे ज़्यादा डोमिनेंस किसकी थी, टेरिटरी सेक्टर।
मतलब पहले 70s के अंदर जो प्राइमरी सेक्टर डोमिनेंस था तो वहाँ पर 5 लाख करोड़ रुपीस की जीडीपी थी। आफ्टर 40 ईयर जीडीपी बढ़कर 55 लाख करोड़ हो गई, जिसमें जो डोमिनेंस थी वो टेरिटरी सेक्टर की थी। अब राइजिंग इंपॉर्टेंस ऑफ द टेरिटरी सेक्टर की इंपॉर्टेंस कैसे बढ़ती है? टेरिटरी सेक्टर रिप्लेस द प्राइमरी सेक्टर एज लार्जेस्ट प्रोडक्शन सेक्टर। अब की इस बार जो है टेरिटरी सेक्टर जो है प्राइमरी सेक्टर को उसने रिप्लेस कर दिया है। इसके रीज़न क्या है? पहला है डिमांड फॉर बेसिक सर्विसेज लाइक हॉस्पिटल्स, एजुकेशन, इंस्टीट्यूशन, पोस्टल सर्विसेज, पुलिस स्टेशन, बैंक, इंश्योरेंस कंपनी, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस, डिफेंस एक्सेट्रा हैज़ इंक्रीज। ये सारी चीज़ें इंक्रीज हुई, इसलिए जो टेरिटरी सेक्टर उसकी इंपॉर्टेंस जो बढ़ गई। ग्रेटर डेवलपमेंट इन प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्टर हैज इंड्यूस्ड डिमांड फॉर सर्विस सेक्टर ग्रोथ लाइक ट्रांसपोर्ट, ट्रेड, स्टोरेज। अगर प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर ग्रो करते हैं तो उनसे क्या होता है? ट्रांसपोर्ट, टेरिटरी सर्विस, जो सर्विस की डिमांड है और बढ़ जाती है, लाइक ट्रांसपोर्ट, ट्रेड, स्टोरेज, इनकी डिमांड और बढ़ जाती है। विद द राइज इन इनकम सर्टेन सर्विसेज आर डिमांडेड लाइक टूरिज्म, शॉपिंग, प्राइवेट हॉस्पिटल, प्रोफेशनल ट्रेनिंग एक्सेट्रा विच एनहेंस सर्विस सेक्टर। अब क्या होता है? जब इनकम राइज करती है तो लोगों की डिमांड बढ़ जाती है, लोग घूमने जाते हैं, टूरिज्म, शॉपिंग, प्राइवेट, अब इलाज प्राइवेट हॉस्पिटल में कराएंगे अगर अच्छी इनकम है तो इससे क्या हुआ? सर्विस सेक्टर की डिमांड और बढ़ गई। ठीक है। ड्यू टू ग्लोबलाइजेशन सर्टेन न्यू सर्विसेज हैव एंटर्ड। अब ग्लोबलाइजेशन की वजह से कुछ और सर्विसेज मार्केट के अंदर आ गई हैं, लाइक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी विच हैव बिकम इम्पॉर्टेंट एंड एसेंशियल, जो कि आज की डेट में इंपॉर्टेंट भी हो गई है और ज़रूरी भी हो गई है। हाउ आर नॉट ऑल ऑफ द सर्विस सेक्टर इज ग्रोइंग इक्वली, मतलब सारे सर्विस सेक्टर इक्वली ग्रो नहीं करते हैं। सर्विसेज दैट एम्प्लॉय हाईली स्किल्ड एंड एजुकेटेड पीपल आर ग्रोइंग। जिसमें हाईली स्किल्ड और एजुकेटेड पीपल ज़्यादा होते हैं वो सेक्टर जल्दी से ग्रो करते हैं। बट लार्ज पार्ट ऑफ सर्विस सेक्टर दैट एम्प्लॉय स्मॉल शॉपकीपर, रिपेयर पर्सनस, ट्रांसपोर्ट पर्सन इज़ नॉट ग्रोइंग एफिशिएंटली। लेकिन जो छोटे छोटे सर्विस सेक्टर्स हैं वहाँ पर लोगों की ग्रोथ अभी भी पूरी तरह से नहीं हो रही है। फिर है एम्प्लॉयमेंट ऑफ पीपल इन डिफरेंट सेक्टर। अलग अलग सेक्टर में लोग किस प्रकार से एम्प्लॉयड हैं। मोर देन हाफ ऑफ वर्किंग पीपल आर एंगेज इन प्राइमरी एक्टिविटीज़। जितने भी वर्किंग पीपल्स हैं उनमें से हाफ जो है वो प्राइमरी एक्टिविटीज़ में, मेनली इन एग्रीकल्चर। देयरफॉर मोर पीपल वर्क देन एक्चुअली नीडेड, सो एवरीवन वर्क लेस देन देयर कैपेसिटी एंड ऑल्सो अर्न लेस। मतलब सारे लोग उतना काम नहीं कर पा रहे जितना उनको करना चाहिए, इसीलिए वो अपनी लेस कैपेसिटी को यूज़ कर रहे हैं और लेस अर्न कर रहे हैं। दिस इज़ कॉल्ड अंडर एम्प्लॉयमेंट और डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। इसको हम बोलते हैं अंडर एम्प्लॉयमेंट और अनडिस्गाइज्ड। इसमें क्या होता है? एक गांव में किसान है, उसके घर में 6 मेंबर्स है, 6 के 6 मेंबर्स एक ही खेत में काम कर रहे हैं। जो काम 3 बंदों से हो सकता है वो 6 बंदे कर रहे हैं। ठीक है, तो वो 3 लोग तो एम्प्लॉयड है लेकिन 3 लोग जो है अनएम्प्लॉयड है, उसको बोलते हैं डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, प्रच्छन्न बेरोजगारी। ठीक है, जो दिखाई नहीं देती, छिपी हुई बेरोजगारी है। अंडर एम्प्लॉयमेंट ऑल्सो अकर इन अर्बन एरिया। अर्बन एरियाज में भी अंडर एम्प्लॉयमेंट होती है। देयर आर थाउजेंड ऑफ कैजुअल वर्कर लाइक प्लम्बर, पेंटर्स, रिपेयर वर्कर्स, ऑड जॉब क्राफ्टमैन, कारपेंटर एक्सेट्रा हु सर्च फॉर डेली एम्प्लॉयमेंट इन टाउन एंड सिटीज़। यहाँ पर भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो घूम रहे हैं, काम की तलाश में घूम रहे हैं, उनको काम मिलता नहीं है। तो यहाँ पर भी अंडर एम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा है शहरों में भी। फिर है क्रिएटिंग मोर एम्प्लॉयमेंट। मोर एम्प्लॉयमेंट कैसे क्रिएट होती है? इट इज़ एसेंशियल टू जनरेट मोर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी एंड रिड्यूस अनएम्प्लॉयमेंट इन एग्रीकल्चर सेक्टर। अंडर एम्प्लॉयमेंट को कम करना चाहिए। दिस कैन बी डन बाय द फॉलोइंग वेज। पहला, फोकस ऑन बैंक क्रेडिट। सबसे पहले बैंक क्रेडिट के ऊपर फोकस किया जाए। बैंक कैन प्रोवाइड लोन टू स्मॉल फार्मर्स टू बाइंग सीड्स, फर्टिलाइजर, इक्विपमेंट, पंप सेट्स, constructing well for irrigation. This enable them to grow 2 or more crop, thereby increasing their earning. अब क्या छोटे छोटे बैंक होंगे तो क्योंकि लोन प्रोवाइड करेंगे, लोन प्रोवाइड करेंगे तो फार्मर जो है बीज, फर्टिलाइजर्स, इक्विपमेंट, पंप सेट आराम से खरीद सकते हैं। तो उनके पास इरीगेशन के मतलब उनके खेतों को सिंचाई के लिए प्रॉपर साधन होंगे, जिससे होंगे एक साल में 2 फसलें उगा सकते हैं, जिससे उनकी इनकम इंक्रीज हो सकती है, उनकी अर्निंग इंक्रीज हो सकती है। फिर दूसरा है जनरेटिंग एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट कैसे जनरेट करेंगे? क्रिएटिंग एम्प्लॉयमेंट इन कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम्स एंड कैनल्स, मेकिंग अ बेटरमेंट ऑफ रूरल रोड्स, डेवलपिंग स्टोरेज फैसिलिटीज़। अब क्या, गाँव की सड़कें बनानी चाहिए, वहाँ पर डैम्स वगैरह पे वर्किंग करानी चाहिए ताकि वहाँ के लोगों को काम मिले। उससे क्या होगा? हम एम्प्लॉयमेंट जनरेट करेंगे। एक तो वहाँ का जो रहने का तरीका वो भी ठीक हो जाएगा, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम ठीक हो जाएगा, और वो जब तक काम चलेगा वहाँ के लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगी। ठीक है। फिर है फोकस ऑन स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को फोकस किया जाना चाहिए। सेटिंग अप स्मॉल इंडस्ट्रीज सेमी रूरल एरिया लाइक राइस मिल, दाल मिल, हनी कलेक्शन सेंटर, कोल्ड स्टोरेज, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, इन सब पे फोकस करना चाहिए ताकि छोटे छोटे लोगों को काम मिले, गरीब लोगों को काम मिले। फिर है इम्प्रूवमेंट इन एजुकेशन, हेल्थ एंड टूरिज्म। अब क्या करना चाहिए? हेल्थ, एजुकेशन और टूरिज्म के क्षेत्र में इम्प्रूवमेंट होनी चाहिए।
क्रिएटिंग जॉब इन हेल्थ एंड एजुकेशन सेक्टर बाय ओपनिंग मोर डिस्पेंसरीज स्कूल इन रूरल एरियाज, गांव के एरिया में ज़्यादा ज़्यादा डिस्पेंसरी होनी चाहिए, स्कूल्स होने चाहिए। अलॉन्ग विद एनकरेजिंग टूरिज्म, और उनको टूरिज्म के लिए भी एनकरेज किया जाना चाहिए। अकॉर्डिंग टू NITI, नेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, आयोग एजुकेशन सेक्टर हैज़ पोटेंशियल ऑफ जनरेटिंग 20 lakh जॉब एंड टूरिज्म सेक्टर हैज़ पोटेंशियल ऑफ जनरेटिंग मोर देन 35 lakh जॉब्स। आयोग एजुकेशन सेक्टर जो है ये बताता है कि इस सेक्टर ने 20 लाख जॉब टूरिज्म सेक्टर में जनरेट की है, ठीक है। फिर है डिवीजन ऑफ सेक्टर और एज ऑर्गेनाइज एंड अनऑर्गेनाइज। अब क्या हो गया, ऑर्गेनाइज सेक्टर एंड अनऑर्गेनाइज सेक्टर। ऑन द बेसिस ऑफ वर्किंग कंडीशन और हाउ पीपल आर एम्प्लॉयड, इकोनॉमिक एक्टिविटी डिवाइडेड इनटू ऑर्गेनाइज एंड अनऑर्गेनाइज, मतलब लोग किस तरह से एम्प्लॉयड है, कैसे काम कर रहे हैं, उसके बेसिस पे हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटी को, ऑर्गेनाइज सेक्टर एंड अनऑर्गेनाइज सेक्टर। ऑर्गेनाइज सेक्टर में क्या होता है, इट कवर दोज एंटरप्राइजेज और प्लेस ऑफ वर्क वेयर वर्कर आर गिवन रेगुलर एम्प्लॉयमेंट, जहाँ पर वर्कर्स के पास रेगुलर एम्प्लॉयमेंट होती है। द एंटरप्राइजेज आर रजिस्टर्ड बाय द गवर्नमेंट एंड फॉलो द रूल एंड रेगुलेशन, उनको गवर्नमेंट रजिस्टर्ड करती है और वो रूल और रेगुलेशन को फॉलो करते हैं प्रॉपर तरीके से, ठीक है। सच एज फैक्ट्री एक्ट, मिनिमम वेज एक्ट, पेमेंट ऑफ गारंटी एक्ट, शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट है, सारे एक्ट्स वो फॉलो करते हैं। वर्कर हैव जॉब सिक्योरिटी, वर्क फॉर अ फिक्स्ड नंबर ऑफ आवर, पेड बेटर वेजेस, बेनिफिट लाइक प्रोविडेंट फंड, मेडिकल लीव्स, पेड हॉलीडेज। द मैनेजमेंट इंश्योर गुड वर्किंग कंडीशन लाइक क्लीन ड्रिंकिंग वाटर एज सेफ वर्किंग एनवायरनमेंट। तो ये सारी चीज़ें ऑर्गेनाइज सेक्टर के अंदर होती है। अब अनऑर्गेनाइज सेक्टर के अंदर क्या होता है, दिस सेक्टर इज कैरेक्टराइज्ड बाय स्मॉल स्कैटर्ड यूनिट्स विच आर अनरजिस्टर्ड एंड डू नॉट फॉलो गवर्नमेंटल रूल एंड रेगुलेशन। मतलब ऐसे ही किसी ने प्राइवेट ऑफिस वगैरह खोले हुए हैं, किसी ने भी फैक्ट्री खोल ली है जो कि रजिस्टर्ड ही नहीं है, वहाँ पर क्या होता है, वर्कर को लो वेजेस मिलती हैं, वर्कर गेट लोअर वेजेस, आर नॉट गिवन फैसिलिटीज़ लाइक पेड हॉलीडेज़, उनको कोई फैसिलिटीज़ नहीं है, पेड हॉलीडेज पेड लीव उनको नहीं मिलती, सिकनेस जब बीमार होते तो भी उनको छुट्टी नहीं मिलती, वर्किंग कंडीशन ख़राब होती है, पीने का साफ़ पानी नहीं होता, और जो वर्किंग वहाँ की जगह है वो सेफ़ नहीं है, ठीक है। वर्किंग कंडीशन आर पुअर एंड देयर इज़ नो जॉब सिक्योरिटी एंड एम्प्लॉयमेंट इज़ इरेगुलर, एम्प्लॉयमेंट भी वहाँ पर रेगुलर नहीं है, जब काम होता है तो उनको बुला लेते, जब काम नहीं होता उनको हटा दिया जाता है, ठीक है। तो वो होता है अनऑर्गेनाइज सेक्टर। फिर आता है प्रोटेक्शन ऑफ वर्कर इन अनऑर्गेनाइज सेक्टर। अब अनऑर्गेनाइज सेक्टर के अंदर वर्कर्स की प्रोटेक्शन कैसे की जाए, देयर आर मैनी ग्रुप ऑफ वल्नरेबल पीपल हु नीड प्रोटेक्शन इन अनऑर्गेनाइज सेक्टर। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको ज़रूरत है प्रोटेक्शन की, अनऑर्गेनाइज सेक्टर के अंदर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको ज़रूरत है प्रोटेक्शन की। पीपल आर ऑफन एक्सप्लॉयटेड, मतलब उनका शोषण किया जाता है, कम पैसे देके ज़्यादा काम कराया जाता है, पेड लॉ, इरेगुलर जॉब एंड फेस सोशल डिस्क्रिमिनेशन, उनके साथ भेदभाव होता है। दे कैन बी प्रोटेक्टेड इन फॉलोइंग वेज, उनको कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं, इन रूरल एरिया फार्मर कैन बी सपोर्टेड थ्रू एडुकेट फैसिलिटी ऑफ टाइमली डिलीवरी ऑफ सीड्स, एग्रीकल्चर इनपुट्स, क्रेडिट, स्टोरेज एंड मार्केटिंग आउटलेट्स, ये सारी फैसिलिटीज़ उनको दे करके उनको हम सपोर्ट कर सकते हैं। इन अर्बन एरिया द स्मॉल स्केल इंडस्ट्री कैन बी प्रोटेक्टेड बाय गवर्नमेंट सपोर्ट फॉर प्रोक्योरिंग रॉ मटेरियल एंड मार्केटिंग ऑफ आउटपुट, मतलब उनसे रॉ मटेरियल प्रोक्योर करके आउटपुट देकर उनको ज़्यादा से ज़्यादा काम दे करके उनको हम सेव कर सकते हैं। प्रोटेक्शन एंड सपोर्ट टू वर्कर इज अनऑर्गेनाइज सेक्टर इज नेसेसरी फॉर इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट। अब अनऑर्गेनाइज सेक्टर के अंदर जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको हम प्रोटेक्शन दे करके अपनी इकोनॉमिक और सोशल डेवलपमेंट को बढ़ावा दे सकते हैं, बहुत ज़रूरी है उनकी प्रोटेक्शन जो है हमारी सोशल और इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब सेक्टर इन टर्म ऑफ ऑनरशिप, ऑनरशिप के टर्म में अगर ऑनरशिप के हिसाब से देखें तो इकोनॉमिक सेक्टर को दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है। पहला आता है पब्लिक सेक्टर, दूसरा आता है प्राइवेट सेक्टर। पब्लिक सेक्टर जो गवर्नमेंट के अंडर होता है, प्राइवेट सेक्टर को जो प्राइवेट लोग चलाते हैं। द इकोनॉमिक एक्टिविटी कैन ऑल्सो बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप विच मीन हु ओन द एसेट एंड हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर डिलीवरी ऑफ सर्विसेज। ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप देयर आर टू सेक्टर ऑफ इकोनॉमी इन दैट इज पब्लिक सेक्टर एंड प्राइवेट सेक्टर। पब्लिक सेक्टर में क्या होता है, इन पब्लिक सेक्टर गवर्नमेंट ओन मोस्ट ऑफ द एसेट्स, ज़्यादातर जो एसेट्स होती हैं वो गवर्नमेंट के अंडर होती हैं, एंड प्रोवाइड ऑल सर्विसेज। देयरफॉर इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड द स्टेट सेक्टर और गवर्नमेंट सेक्टर, इसीलिए इसको हम स्टेट सेक्टर भी कह सकते हैं और गवर्नमेंट सेक्टर भी कह सकते हैं। एग्जाम्पल है इसके इंडियन रेलवे और भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड, दो ही एग्जांपल बचे हैं, बाकी सब प्राइवेट हो चुका है। प्राइवेट सेक्टर के अंदर इन द प्राइवेट सेक्टर ऑनरशिप ऑफ एसेट्स एंड डिलीवरी ऑफ सर्विसेज इन द हैंड ऑफ इंडिविजुअल और प्राइवेट कंपनीज, कुछ लोगों के हाथ में होती है या प्राइवेट कंपनीज के हाथ में जिसकी ऑनरशिप होती है या सारी एसेट्स वगैरह उसके अंडर होती हैं, जैसे रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड RIL जिसको कहते हैं, टिस्को, तो इसके एग्जाम्पल है।
मोटिव ऑफ प्राइवेट सेक्टर इज टू अर्न प्रॉफिट। प्राइवेट सेक्टर का मेन मोटिव क्या होता है? प्रॉफिट अर्न करना। और पब्लिक सेक्टर का मेन मोटिव क्या होता है? लोगों को सर्विसेज प्रोवाइड कराना। ठीक है, अब रोल ऑफ पब्लिक और गवर्नमेंट सेक्टर, इनका रोल क्या है? पब्लिक सेक्टर का रोल क्या है? डेवलपिंग ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना। इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या आता है? कम्युनिकेशन आता है, इंडस्ट्रीज आती है, बिल्डिंग, रोड, डैम्स वगैरह सारी चीज़ें इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर आती है। सबसे पहले इसका मेन रोल आता है डेवलपिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, विच इज़ डन बाय डेवलपिंग कम्युनिकेशन, हैवी इंडस्ट्रीज, बिल्डिंग ब्रिज, रोड एंड रेलवेज, डैम्स, जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, इससे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा। एनकरेजिंग प्राइवेट सेक्टर को एनकरेज करता है टू ओपन इंडस्ट्री एंड जनरेट एम्प्लॉयमेंट। उनको ये मोटिवेट करते ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा इंडस्ट्री लगाए और एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करें। तीसरा है सपोर्ट फार्मर। पब्लिक सेक्टर का रोल है फार्मर को सपोर्ट करना। सपोर्ट फार्मर बाय बाइंग फूड ग्रेन एट फेयर प्राइस, उनसे फेयर प्राइस पे खरीदना और गरीब लोगों को उसको लो प्राइस पे प्रोवाइड कराना। ठीक है, राशन शॉप्स जो होती हैं हमारी, ठीक है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जिसके अंदर आता है। सपोर्ट फार्मर बाय बाइंग फूड ग्रेन एट फेयर प्राइस एंड सपोर्ट पुअर पीपल बाय सप्लाइंग फूड ग्रेन एट लो इन राशन शॉप्स। प्रोवाइड हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ एंड एजुकेशन इन बैकवर्ड एंड रूरल एरिया, स्पेशली एलिमेंट्री एजुकेशन। मतलब जो पिछड़े हुए एरियाज़ हैं वहाँ के लोगों को एजुकेशन प्रोवाइड कराना। डीलिंग विद प्रॉब्लम ऑफ माल न्यूट्रिशन, हाई इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, अनसेफ ड्रिंकिंग वाटर, लैक ऑफ हाउसिंग, फूड एंड न्यूट्रिशन। अब पब्लिक सेक्टर का रोल है कि वो जो प्रॉब्लम्स आती है माल न्यूट्रिशन में, जो गरीब लोग हैं उनको प्रॉपर न्यूट्रिशंस नहीं मिलते जिसकी वजह से उनमें बीमारियाँ होती हैं, उनको उससे बचाना। हाई इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट मतलब जो बच्चे पैदा होते ही मरते हैं, उसको कम करना, उस रेट को कम करना। और जो अनसेफ ड्रिंकिंग वाटर है उसको हटाना, उसकी जगह सेफ ड्रिंकिंग वाटर प्रोवाइड कराना। और जिनके पास घर नहीं उनको घर प्रोवाइड कराना और फूड और न्यूट्रिशंस देना। ये पब्लिक सेक्टर का रोल है, इनको बढ़ावा देना। ठीक है।